फिल्म की शुरुआत होती है राजकुमारी पद्मिनी की कहानी से। सदियों पहले कल्लूर नाम की हवेली में पद्मिनी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वो अपने संगीत और अच्छे स्वभाव की वजह से सबका दिल जीत लेती थी। गांव वालों के लिए वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। पद्मिनी का एक चचेरा भाई था दत्तन, जो उसे पाना चाहता था। वो बहुत ही क्रूर इंसान था और काला जादू भी जानता था। लेकिन पद्मिनी जिससे प्यार करती थी वो था आर्यन हवेली का सूर्यन। सूर्यन युद्ध कलाओं और जादू टोने में माहिर था और पद्मिनी बचपन से ही उसे चाहने लगी थी। उनके इस प्यार ने दत्तन की नींदें उड़ा रखी थी। दत्तन ने सूर्यन को रास्ते से हटाकर पद्मिनी को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। जब दत्तन को समझ आ गया कि पद्मिनी उसे कभी नहीं मिलेगी, तो उसने धोखे से उसे मार डाला। अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ मरने के कारण पद्मिनी एक खूंखार व्यक्ति बन गई और उसने गांव के कई लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसने दत्तन को भी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसके यक्षी बनने के बाद पूरे गांव की शांति छीन गई और लोग डर के मारे गांव छोड़कर जाने लगे। तब सूर्यन ने अपनी तांत्रिक विद्या और पूजा की मदद से पद्मिनी की आत्मा को एक पंच धातु मूर्ति के अंदर कैद कर लिया। वो उस मूर्ति और एक जादुई अंगूठी को लेकर कल्लूर हवेली से अपनी आर्यन हवेली ले आया। वहाँ उसने उस मूर्ति को एक तहखाने में छुपा दिया, जहाँ किसी की नजर न पड़े। आज भी पद्मिनी उस पंच धातु की मूर्ति में पूरी ताकत के साथ कैद है। अब कहानी में एंट्री होती है आर्यन हवेली के वारिस निरंजन की। वो बचपन से ही माता पिता से पद्मिनी की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अब वो बिल्कुल अकेला रहता है। बचपन का वो निरंजन अब एक नौजवान बन चुका है और अपने दोस्त अर्जुन के साथ रहता है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट हेड है और अपनी ही टीम की एक लड़की साक्षी से प्यार करता है। कंपनी के एमडी के साथ भी निरंजन के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसी भरोसे पर एमडी ने उसे एक नया और बहुत जरूरी प्रोजेक्ट सौंपा है। निरंजन भी एमडी से वादा करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत से पूरा करेगा, लेकिन निरंजन को अक्सर ऐसा लगता है जैसे उसकी मरी हुई माँ उससे बातें कर रही है। ये अजीब सा भ्रम उसे बहुत परेशान करता है। नहाते समय या सोते समय ये अजीबोगरीब आवाजें उसे सताती रहती है। निरंजन को इतना परेशान देखकर साक्षी उससे पूछती है कि बात क्या है, लेकिन वो बिना कुछ बताए बात को टाल देता है। एक दिन साक्षी और निरंजन अपनी एक ऑफिस कलीग की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। वहाँ निरंजन बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, जिसके बाद साक्षी उसे घर छोड़ देती है। घर आते ही निरंजन को फिर से अपनी माँ की आवाजें सुनाई देने लगती है। किसी तरह खुद को संभाल कर वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुँचता है तो एमडी उसे नए प्रोजेक्ट का काम शुरू करने को कहते हैं। वो अपनी टीम के साथ मिलकर क्लाइंट को देने वाले प्रेजेंटेशन की तैयारी करता है। निरंजन जानता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से गया तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। आखिर में क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देने का वक्त आ जाता है। निरंजन जैसे ही बोलना शुरू करता है उसे फिर से वो अजीब भ्रम होने लगते हैं। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि प्रेजेंटेशन बीच में ही छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। साक्षी समझ जाती है कि अगर प्रेजेंटेशन खराब हुआ तो कंपनी डूब जाएगी, इसीलिए वो तुरंत आगे आती है और निरंजन की जगह प्रेजेंटेशन पूरा करती है। क्लाइंट्स को साक्षी का काम बहुत पसंद आता है। सभी लोग साक्षी की तारीफ करने लगते हैं। अपनी जगह साक्षी को सारी लाइमलाइट और तारीफें मिलती देख निरंजन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ दो चोर चोरी के इरादे से आर्यन हवेली में घुसते हैं। उनका निशाना वही पंच धातु की मूर्ति है जिसमें व्यक्ति कैद है। क्योंकि निरंजन शहर में रहता है, इसीलिए हवेली खाली पड़ी रहती है। निरंजन का एक दोस्त ही उस हवेली की देखभाल करता है। वो दोनों चोर तहखाने में जाते हैं और एक संदूक से लाल कपड़े में लिपटी वो मूर्ति निकाल लेते हैं। मूर्ति पर मंत्र पढ़े हुए ताबीज बंधे थे। चोर जैसे ही उन ताबीजों को तोड़कर मूर्ति को बाहर निकालते हैं, उन्हें एक जोरदार करंट लगता है। मूर्ति उनके हाथ से छूटकर गिर जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। जैसे तैसे वो मूर्ति लेकर हवेली के बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर हवेली के पास बने तालाब के घाट पर रोमांस कर रहे एक कपल पर पड़ती है। चोर छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। अचानक उस लड़की की आंखें खौफनाक लाल रंग की हो जाती है। वो अपने ही बॉयफ्रेंड को पानी में डुबोकर मार डालती है और फिर खुद भी पानी में चली जाती है। ये भयानक मंजर देखकर चोर बुरी तरह डर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागने की हड़बड़ी में वो मूर्ति उनके हाथ से छूटकर उसी तालाब में गिर जाती है। उस वक्त मूर्ति को पानी से निकालना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो उसे
वही छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर तालाब के अंदर से वो डूबी हुई लड़की पद्मिनी यक्षी के रूप में बाहर निकलती है। ये सब देखकर निरंजन अचानक अपने कमरे से नींद से जाग जाता है, मानो ये सब उसका कोई सपना था। उसे लगता है कि कमरे के बाहर कोई है, इसीलिए वो उठकर देखने जाता है। सुबह जब अर्जुन उठता है तो उसे निरंजन कहीं नहीं मिलता। काफी ढूंढने के बाद निरंजन उसे सीढ़ियों के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। निरंजन को खुद याद नहीं कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। उसी सुबह गांव का एक आदमी तालाब के पास नारियल उठाने आता है। पानी में एक आदमी की तैरती हुई लाश देखकर वो दहशत में आ जाता है और भागता है। खबर मिलते ही लोकल पुलिस वहां पहुंच जाती है। जांच पड़ताल के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। रात वाले वो दोनों चोर भी वहां पहुंच चुके थे ताकि किसी तरह अपनी मूर्ति निकाल सके, लेकिन पुलिस को वहां देखकर वो फैसला करते हैं कि मूर्ति कुछ देर बाद निकाल लेंगे और वापस चले जाते हैं। हवेली से निरंजन का दोस्त निरंजन को फोन करके बताता है कि हवेली के पास मर्डर हुआ है और उसे तुरंत वहां आना होगा। ये सुनते ही निरंजन तुरंत एमडी के पास जाकर छुट्टी मांगता है। एमडी निरंजन से उसके कल के बर्ताव के बारे में सवाल करते हैं और बताते हैं कि कैसे साक्षी ने सही समय पर मामला संभालकर प्रोजेक्ट बचा लिया। एमडी कहते हैं कि इस अहम वक्त पर उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, उसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ये सुनकर निरंजन भड़क जाता है और गुस्से में अपनी नौकरी छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। साक्षी उसे पीछे से रोकती है और उसके पीछे पार्किंग तक जाती है, लेकिन निरंजन का ईगो इतना हर्ट था कि वो साक्षी पर बुरी तरह गुस्सा करता है और अपनी कार लेकर चला जाता है। साक्षी इस बात से अंदर तक टूट जाती है और वही खड़ी रोती रहती है। निरंजन सीधा अपनी पुश्तैनी आर्यन हवेली पहुंचता है। उसका दोस्त वहां उसका इंतजार कर रहा था। हवेली पहुंचकर निरंजन अपने बचपन और माँ के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। साक्षी उसे लगातार कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर निरंजन हवेली के उसी तालाब में नहाने उतरता है और उसे पानी के अंदर से वही पंच धातु की मूर्ति मिल जाती है। वो मूर्ति को अपने कमरे में लाकर रख देता है और डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी उसे हवेली में घुंघरुओं की आवाजें और किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो पूरी हवेली छान मारता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। असल में पद्मिनी उसके ठीक पीछे ही चल रही थी, बस वो उसे देख नहीं पा रहा था। यक्षी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वो हवेली में जहाँ भी जाता वो चुपचाप उसके पीछे चलती रहती। अगले दिन निरंजन वो मूर्ति लेकर अपने चाचा के पास जाता है। चाचा मूर्ति देखते ही समझ जाते हैं कि ये वही मूर्ति है जिसमें पद्मिनी कैद थी। वो निरंजन से कहते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत है कि ये मूर्ति पास होने के बावजूद उस यक्षी ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। फिर चाचा उसे पद्मिनी की पूरी खौफनाक कहानी सुनाते हैं कि कैसे उसे मारा गया और कैसे अमावस्या के दिन मरने की वजह से वो एक खौफनाक और ताकतवर आत्मा बन गई। ये सब सुनकर निरंजन पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। तब चाचा अपने पूजा घर से उनके पूर्वज सूर्यन की वो जादुई अंगूठी निकालते हैं और निरंजन को देते हैं। वो समझाते हैं कि ये अंगूठी पद्मिनी की उंगली में पहनाने से उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और वो गुलाम बन जाएगी। लेकिन चाचा एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अंगूठी सिर्फ तभी पहनाई जा सकती है जब पद्मिनी अपने पूरे होश में ना हो, यानी या तो वो प्यार और कामुकता की चरम सीमा पर हो या फिर भयंकर गुस्से में, तभी ये काम मुमकिन है। चाचा वादा करते हैं कि जैसे ही वो उसे अंगूठी पहना देगा वो तुरंत आकर उसे हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। रात का वक्त हो चला है। निरंजन अपने कमरे में कुछ लिख रहा है। तभी वो देखता है कि टेबल पर रखी वो मूर्ति अपने आप हिल रही है। निरंजन के मन में एक सवाल आता है कि आखिर पद्मिनी ने उसे अब तक मारा क्यों नहीं। वो मूर्ति की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है तुम यही हो, मेरे सामने आओ। इतना कहते ही यक्षी उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसे देखकर निरंजन एक पल को सिहर जाता है, लेकिन वो उसके पास आती है और बड़े प्यार से कहती है कि उसने उसे इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वो उससे जुड़ाव महसूस करती है। वो कहती है कि तुम्हारी रगों में उसी सूर्यन का खून दौड़ रहा है जिसने मैंने प्यार किया था। पद्मिनी उसके साथ इतने प्यार और मासूमियत से पेश आती है कि निरंजन का दिल पिघलने लगता है। अगली सुबह जब निरंजन सोकर उठता है तो उसके ख्यालों में पद्मिनी ही होती है। अब उसका मन यक्षी को कैद करने से डगमगाने लगा है। वो उठकर देखता है तो पद्मिनी दिए की बत्ती बना
रही होती है। वो निरंजन से पूछती है कि वो कितने सालों तक सोती रही और अब दुनिया में क्या क्या बदल गया है। निरंजन कहता है कि वो उसे बाहर ले जाकर पूरी दुनिया दिखाएगा, लेकिन इसके लिए उसे ये पुराने कपड़े छोड़कर मॉडर्न कपड़े पहनने होंगे। तभी निरंजन को चाचा का फोन आता है। चाचा उसे चेतावनी देते हैं कि यक्षी बहुत चालाक है, वो अपनी बातों में फंसाकर लोगों को मार देती है, इसीलिए उससे बचकर रहना। वो बताते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है, आज उसकी भावनाएं चरम पर होंगी, इसीलिए आज रात ही उसे प्यार के जाल में फंसाकर वो अंगूठी पहना देना। निरंजन हामी भर देता है। इधर पद्मिनी तैयार होकर आ जाती है और दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। वो दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। निरंजन उसे नई दुनिया दिखाता है। जब वो हवेली वापस लौटते हैं तो निरंजन का दोस्त वहाँ खड़ा था। वो निरंजन के लिए घर की बनी खीर लेकर आया था। पद्मिनी को देखकर दोस्त पूछता है कि ये कौन है। तब निरंजन उसे बताता है कि ये कल्लूर हवेली की राजकुमारी पद्मिनी है, वही खौफनाक यक्षी जिससे हम बचपन से डरते आए हैं। ये सुनते ही दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। निरंजन की ये बातें सुनकर पद्मिनी को भी भयंकर गुस्सा आ जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल जाते हैं और वो एक खौफनाक लुक देकर अंदर चली जाती है। दोस्त डरते हुए निरंजन से कहता है कि ये मौत का खेल है, भूतों से मत खेलो, और वहाँ से भाग जाता है। जब निरंजन अंदर पद्मिनी से बातें करने जाता है तो वो पागलों की तरह गुस्से में होती है। वो चिल्लाकर कहती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। अगर किसी को पता चला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पद्मिनी का वो शांत और प्यारा रूप अब पूरी तरह एक भयानक यक्षी में बदल चुका था। निरंजन घबराकर चाचा को फोन करता है और कहता है कि वो बहुत अच्छी है, इंसानों की तरह बर्ताव कर रही है, तो क्या उसे कैद करना जरूरी है। चाचा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तू बेवकूफी कर रहा है, वो सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा है जिसने किसी और के शरीर पर कब्जा कर रखा है। कुछ ही देर में वो तुझे भी मार डालेगी। वो सख्त हिदायत देते हैं कि जज्बातों में बहे बिना आज रात ही उसे अंगूठी पहनाकर उसकी शक्ति खत्म कर दे। यह सब सुनकर निरंजन आधे अधूरे मन से ये करने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ साक्षी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि निरंजन कई दिनों से उसका फोन नहीं उठा रहा। उसे डर है कि कहीं निरंजन के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वो अपनी सहेली माया को ये बात बताती है। माया सुझाव देती है कि एमडी से बात करने पर शायद निरंजन के बारे में कुछ पता चल सके। दोनों एमडी के पास जाती है और निरंजन के पास के बारे में पूछती है। एमडी बताते हैं कि कुछ समय पहले निरंजन का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो एक दिमागी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा था। साक्षी तुरंत उस डॉक्टर की डिटेल्स लेकर उनसे मिलने का फैसला करती है। इधर रात का समय होता है। पद्मिनी कामुकता के वश में होकर निरंजन के कमरे में आती है। वो अपने गुस्से वाले बर्ताव के लिए निरंजन से माफी मांगती है। निरंजन इसी सही मौके का फायदा उठाता है और बड़ी ही चालाकी से सूर्यन की वो जादुई अंगूठी उसकी उंगली में पहना देता है। अंगूठी पहनते ही व्यक्ति की ताकत कम होने लगती है और निरंजन फुर्ती से उसे कमरे में बंद कर देता है। फिर वो तुरंत अपने चाचा को हवेली बुला लेता है। चाचा और निरंजन मिलकर पद्मिनी को हमेशा के लिए कैद करने की पूजा शुरू कर देते हैं। ठीक इसी वक्त वो दोनों चोर हवेली में वो पंचधातु की मूर्ति चुराने दोबारा घुस आते हैं। वो देखते हैं कि हवेली में पूजा चल रही है और मूर्ति पूजा की वेदी पर रखी है। जब निरंजन और चाचा कमरे में बंद पद्मिनी को पूजा वाली जगह पर लाने के लिए उठकर जाते हैं, तभी मौका पाकर चोर वेदी से वो मूर्ति उड़ा ले जाते हैं। इधर जैसे ही व्यक्ति को एहसास होता है कि उसकी मूर्ति उसकी जगह से हट गई है, वो वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि बिना मूर्ति के उसे बांधना नामुमकिन था। जहाँ वो मूर्ति जाएगी व्यक्ति भी वहीं पहुँच जाएगी। मूर्ति लेकर भाग रहे वो चोर सीधे पुलिस की जीप के सामने आ जाते हैं। पुलिस वाला कड़क आवाज में पूछता है कि वो इतनी रात में कहाँ से आ रहे हैं। चोर घबराकर झूठ बोलते हैं कि वो हवेली में हो रही पूजा देखने गए थे। पुलिस वाले को शक हो जाता है और वो सच पता लगाने के लिए उन दोनों को अपनी जीप में बैठाकर वापस हवेली की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर पद्मिनी उनकी जीप को हाथ देती है। वो कहती है कि उसे भी हवेली जाना है। पुलिस वाले उसे भी जीप में चोरों के साथ
पीछे बैठा लेते हैं। जीप में बैठे बैठे पद्मिनी एक चोर को सम्मोहित कर लेती है और उसके हाथों से अपनी उंगली में फंसी वो जादुई अंगूठी निकलवा लेती है। जैसे ही जीप हवेली पहुंचती है और सब नीचे उतरते हैं, पद्मिनी वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाती है। चोर पुलिस वाले को लेकर सीधा पूजा वाली जगह पहुंचते हैं। पुलिस वाला निरंजन से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। निरंजन बताता है कि यहाँ एक यक्षी को कैद करने की पूजा हो रही है, लेकिन वो मूर्ति यहाँ से चोरी हो गई है। चाचा घबरा कर कहते हैं कि अगर यक्षी को तुरंत उस मूर्ति में कैद नहीं किया गया तो वो सबको मार डालेगी। ये सुनकर चोरों की रूह कांप जाती है और वो डर के मारे अपने बैग में छुपाई वो मूर्ति निकालकर उन्हें दे देते हैं। लेकिन तभी चोरों के हाथ से वो जादुई अंगूठी भी नीचे जमीन पर गिर जाती है। अंगूठी को नीचे गिरा देख चाचा के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यक्षी अब पूरी तरह आजाद हो चुकी है। वो चीख कर सबसे कहते हैं कि अपनी जान बचाकर हवेली से भागो। सब लोग बदहवास होकर दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाते हवेली के सारे दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते हैं। दरवाजे बंद होने से ठीक एक सेकंड पहले एक चोर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाहर खड़ी पद्मिनी उसे दबोच लेती है। हवेली के अंदर फंसे लोग यक्षी से बचने के लिए अलग अलग कमरों में छुपने लगते हैं, लेकिन पद्मिनी अब अपने सबसे खौफनाक और गुस्से वाले रूप में आ चुकी थी। वो एक एक करके सबको ढूंढकर डराती है और अलग अलग कमरों में लॉक कर देती है। वो पुलिस वाले और बचे हुए चोर को भी बुरी तरह टॉर्चर करने लगती है। जब वो निरंजन और पुलिस वाले को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सही मौका देखकर निरंजन किसी तरह वो जादुई अंगूठी वापस पद्मिनी की उंगली में पहना देता है। अंगूठी पहनते ही उसकी सारी खौफनाक ताकतें छीन जाती है। फिर सब मिलकर उसे कसकर पकड़ते हैं और पूजा के घेरे के बीच बैठा देते हैं। चाचा तेजी से अपने मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं। पद्मिनी दर्द से चीखने और तड़पने लगती है। पूजा खत्म होते होते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है और यक्षी की आत्मा उस लड़की के शरीर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अगले दिन निरंजन उस लड़की को लेकर अपनी पुश्तैनी हवेली हमेशा के लिए छोड़ देता है। वो अब उस लड़की को प्यार से माया कहकर बुलाता है। उसी सुबह साक्षी और माया उस डॉक्टर के घर पहुंचती है जिसने निरंजन का इलाज किया था। शुरुआत में डॉक्टर कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन साक्षी के बहुत गिड़गिड़ाने पर वो सच बताते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि निरंजन कोई आम मरीज नहीं है, वो एक बेहद खतरनाक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब है कि उसके साथ रहने वाले उसके दोस्तों और परिवार वालों की जान को भी हर पल खतरा है। ये सुनकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। वो और जानकारी निकालने के लिए सीधे निरंजन के शहर वाले घर पहुंचती है। वो पड़ोसियों से निरंजन के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि वो कुछ दिनों से यहाँ नहीं आया। बातों बातों में पड़ोसी एक ऐसा सच बताते हैं जिससे साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पड़ोसी बताते हैं कि निरंजन जिस रूममेट अर्जुन का जिक्र हमेशा करता था वो तो असल में है ही नहीं। निरंजन पिछले कई सालों से इस घर में बिल्कुल अकेला रह रहा है। अर्जुन नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। सच्चाई जानने के लिए साक्षी दरवाजे के मैट के नीचे से चाबी निकालती है और घर के अंदर घुसती है। अंदर का नजारा डरावना था। पूरा घर बुरी तरह बिखरा पड़ा था। वो घर का कोना कोना छान मारती है। साक्षी का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। तभी उन्हें घर में एक और बहुत बड़ा राज मिलता है। उन्हें दीवार पर टंगी फोटो फ्रेम में निरंजन और माया की तस्वीरें मिलती है। तस्वीरों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि माया कोई और नहीं बल्कि निरंजन की असली गर्लफ्रेंड या पत्नी थी। साक्षी कांपते हाथों से वो तस्वीरें देखकर निरंजन को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि निरंजन अपनी गाड़ी चला रहा है। वो अपनी बगल वाली खाली सीट को देखकर बातें कर रहा है और कह रहा है, माया अब हम दोनों ये शहर छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। जबकि हकीकत में उस कार में निरंजन के सिवा कोई और था ही नहीं। उसके साथ बैठी वो माया नाम की लड़की भी सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग का एक भ्रम थी। और इसी के साथ निरंजन की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही चौंकाने वाला है। यानी शुरू से लेकर अब तक हमने जो भी
भूत प्रेत की कहानी देखी वो असल में सच था ही नहीं। कहानी का असली सच ये है कि सालों पहले हुए उस भयानक एक्सीडेंट में निरंजन की गर्लफ्रेंड या पत्नी माया की मौत हो गई थी। इस सदमे ने निरंजन के दिमाग को पूरी तरह तोड़ दिया। वो सिजोफ्रेनिया और गंभीर भ्रम का शिकार हो गया। अर्जुन जैसा कोई दोस्त नहीं था, यक्षी नाम की कोई चीज नहीं थी। बचपन से अपने माता पिता से जो उसने यक्षी की कहानी सुनी थी, उसी कहानी को उसके बीमार दिमाग ने सच मान लिया और उसने खुद ही ये सारी खौफनाक कहानी अपने दिमाग में गढ़ ली थी। आपको इस फिल्म का यह सस्पेंस और क्लाइमेक्स कैसा लगा? अगर आपकी इस कहानी को लेकर कोई और थ्योरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ऐसी ही और फिल्मों की कहानी आसान भाषा में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।